हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज की वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर, अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और चैप्टर को पूरे विस्तार में बहुत ही अच्छे से समझाएंगे और वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा, तभी आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्जन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि जैव विविधता और उसका संरक्षण और सतत विकास। तो ये हमारा यूनिट 2 है, जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर। तो हम इस चैप्टर को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे क्योंकि इसमें दो मुख्य टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है जैव विविधता और उनका संरक्षण, दूसरा है सतत विकास। तो हम पहले टॉपिक को शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारा है जैव विविधता और उनका संरक्षण, इसको बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे एकदम गहराई के साथ कि जैव विविधता है क्या, इसको क्यों पढ़ेंगे हम, उसके बाद अगर जैव विविधता ना हो तो फिर क्या होगा, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैव विविधता क्या है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अब यहाँ पे पृथ्वी पर जितनी भी जीवित प्रजातियाँ, चाहे वो एक छोटी चींटी से लेके एक बड़ी हाथी तक हो, व्हेल मछली, मतलब ये सारी प्रजातियाँ, जीवधारियों की जितनी सारी प्रजातियाँ हैं, कीड़े मकोड़े, पशु, जंगली जानवर, इन सारी जीवित प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। तो अगर आपको कहीं जैव विविधता शब्द दिखे या किसी ने जैव विविधता से रिलेटेड आपसे कुछ पूछ लिया, तो जैव विविधता का मतलब यही होगा कि आप के पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीवित जीव, चाहे वो छोटे बड़े चाहे जो भी हो। तो जैव विविधता का सिंपल मतलब यही है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीवित प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। विविधता का मतलब क्या है? विविधता का मतलब ये होता है कि हर जीवित जीव की जो बॉडी संरचना होती है, उनका खान पान, उनका चलने का तरीका, बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। जैसे शेर भाई हिरण को खाता है, लेकिन हिरण क्या है, वो घास को खाता है। तो शेर की बॉडी बड़ी होती है, लेकिन आपके हिरण की बॉडी थोड़ी छोटी होती है। इसके भी 4 पैर होते हैं, लेकिन उसके भी 4 पैर होते हैं। उसके पास जबड़े होते हैं, इसका जबड़ा छोटा होता है। तो ये सारी विशेषताओं, मतलब जो अलग अलग क्वालिटीज़ हर एनिमल्स में होती हैं, उसी को हम विविधता बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि क्यों पढ़ें इसे, आखिर जैव विविधता को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा है इससे हमें कौन सी नॉलेज मिलेगी, किस जानकारी के पर्पज़ से हम इसे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जीवन का आधार है। अगर ये पृथ्वी आज चल रही है तो जैव विविधता का ही आधार है। जैव विविधता ही हमारे जीवन का आधार है, जिससे इस पृथ्वी पर जीवन क्या हुआ है, बना हुआ है। अब आप सोचिए केवल एक जीव इस पृथ्वी पे रहे तो आपको लगता है कि ये जीवन सर्वाइव है, तो बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जैव विविधता को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैव विविधता हमारे जीवन का क्या है, आधार है। दूसरा चीज़, पर्यावरणीय संतुलन में मदद करती है। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पारिस्थितिक तंत्र संतुलन क्या होता है, तो उसी तरीके से जैव विविधता क्या होती है, पर्यावरण संतुलन में बहुत ही बड़ा योगदान देती है, जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहता है, संतुलित रहता है। पर्यावरण संतुलित कैसे रहता है, समझ लीजिए कि अगर बारिश ना हो तो स्थल मंडल पे जल ना हो, और अगर जल वाष्प बन के उड़े ना तो फिर से बारिश ना हो। तो ये प्रक्रियाएं एक दूसरे के साथ आपस में पारस्परिक संबंध बनाए हुए काम करती हैं, और इस प्रकार से हमारा पर्यावरण क्या होता है, संतुलित होता है। तो बस आपको इतना जानना है कि पर्यावरण संतुलन में मदद करता है।
प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है जैव विविधता भाई। आप ही समझिए, अगर जैव विविधता ना हो तो हमें आ, जो हमारा शीतलन के दुग्ध सूत्रण केंद्र होता है, हम दूध दही मट्ठे सब कहाँ से पाएंगे? तो जानवरों से हमें मिलता है। उसके बाद जानवरों से भाई क्रोकोडाइल की स्किन से और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे लेदर या कपड़े के बैग बनाए जाते हैं। और हमें वनों से भाई बहुत सारे उत्पाद भी मिलते हैं। हमारी औषधियाँ नए नए आविष्कारों में जो हमारे वन उत्पाद होते हैं उनसे मिलने वाले उत्पाद बहुत ही सहायक होते हैं। तो इसलिए हमें प्रकृति एक तरीके से अपने जैव विविधता को पढ़ना है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन के भी स्रोत हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी तीसरी चौथे नंबर पे आ गई, वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी, क्योंकि हमारा वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास जो है वो जैव विविधता पे भी आधारित है। क्योंकि जीव जंतुओं से मिलने वाले तथ्यों से हम क्या करते हैं, औषधियों में उनका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद अपने देश की उन्नति विकास में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक तरीके से आर्थिक व्यवसाय में बहुत बड़ा योगदान रहता है जैव विविधता का। उसके बाद अब देखेंगे पारंपरिक परंपराओं का जुड़ाव। अब जैव विविधता अगर ना हो तो परंपराएं ना हो। परंपराओं का मतलब ये हुआ कि आज भी लोग पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, कुछ जानवरों की पूजा करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जीवन सुरक्षित होता है और उनकी जो भी उनका जीवन है खतरे में नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैव विविधता क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हम पढ़ें। अगर हम जैव विविधता को पढ़ते हैं तो हम इन पांचों टॉपिक के बारे में समझेंगे कि ये हमारी लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर हम जैव विविधता को न पढ़ें तो क्या होगा, अगर हम जैव विविधता न रहे तो क्या होगा। सबसे पहले भोजन की कमी होगी। अब आप सोचिए कि अगर जंगल में हिरण नहीं है तो शेर क्या खाएगा? शेर घास तो खाएगा नहीं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर क्या हो, एग्रीकल्चर ना हो, खेती ना हो तो इंडिया में भुखमरी आ जाएगी। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। उसके बाद बीमारियों का खतरा का मतलब ये समझिए, अगर जो अपमार्जक जो होते हैं, मतलब जो हमारे वल्चर गिद्ध होते हैं, अगर ये सड़े गले जीव जंतुओं का मांस नहीं खाएंगे तो उनसे क्या फैलेगी, हमारा वायु प्रदूषण गंदा होगा और उससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी। तो इसलिए अगर जैव विविधता है तो हमारा जीवन भी सुरक्षित है। तो बीमारियों को खाने वाले भी जीव बहुत सारे होते हैं, अगर वो बीमारियों को नहीं खाएंगे तो उससे इंसानों का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। तो इसलिए जैव विविधता का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आर्थिक संकट भी आ सकता है। आर्थिक संकट का मतलब गरीबी आ सकती है। लोगों के पास घर नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग आज ज़्यादातर लकड़ियों के घरों का उपयोग करते हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, बाढ़ के इलाके में। उसके बाद व्यवसाय के उद्देश्य से, आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं न कहीं वो जैव विविधता पे भी डिपेंड है। इससे एक तरीके से संतुलन बनाकर वो अपना विकास करते हैं। तो इसलिए जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा, अगर जैव विविधता ना हो तो भविष्य की पीढ़ियाँ भी खतरे में पड़ जाएंगी। हमारी आने वाली पीढ़ी जैसे कुछ संकटग्रस्त प्रजातियाँ जैसे विलुप्त प्रजातियाँ हैं उनको नहीं देख पाएंगी, उनके बारे में नहीं जान पाएंगी कि उनका हमारे इस पर्यावरण, हमारे इस जीवन में क्या योगदान था। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको जैव विविधता न रहे तो क्या क्या हो सकता है इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है कि जैसे कोई भी प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों में कई सारी अन्य किस्म की विविधता भी होती है। जैसे कि हम देख लें, एक आम का पेड़ होता है, तो आम के फल की कई सारी किस्में हैं। उसके पेड़ तो वही है लेकिन उनकी किस्में अलग अलग हैं, जैसे लंगड़ा, चौसा, बारहमासी। तो ये हमारा आनुवांशिक विविधता होती है। ऐसा क्यों होता है कि ये अलग अलग किस्में पैदा हो जाती हैं?
तो पहली चीज़ तो कभी-कभी प्रजनन के तरीके भी डिपेंड करते हैं, और दूसरी चीज़ मानव का हस्तक्षेप मानव नई-नई किस्मों को बनाता है, और तीसरी चीज़ अगर आप समझना चाह रहे हैं तो कभी-कभी जलवायु परिवर्तन या मौसम का भी इफ़ेक्ट होता है, जिससे उनके जीन्स में क्या होता है, बदलाव आता है। लेकिन डीएनए के निर्देशों के अनुसार ही नई प्रजातियाँ मतलब नई प्रजातियों में वही जीन्स आते हैं। लेकिन इन सभी कारकों की वजह से क्या होता है, उनके लक्षण, रंग, रूप, आकार और उनके टेस्ट में भी क्या होता है, बदलाव होता है। तो बदलाव किन कारणों से होता है वो भी मैंने आपको अच्छे से बताया। अब हम देखें प्रजाति विविधता क्या हो जाती है। प्रजाति विविधता अलग-अलग जीवों की प्रजातियाँ, जैसे कबूतर, शेर, बाघ, बिल्ली, इन सभी की मतलब इन सभी प्रजातियों की विविधता सभी एक जैसे नहीं है, सभी का काम अलग है, सभी का खान-पान, उनके डोलने, बैठने, उड़ने का तरीका अलग-अलग है। तो इसलिए इन्हीं सभी विशेषताओं के, इन्हीं सभी क्वालिटियों के आधार पे जो हमारा जैव विविधता वो 3 प्रकार में बाँटा गया है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जैव विविधता को क्यों 3 भागों में बाँटा गया है। उसके बाद अगला है पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। पारिस्थितिक तंत्र की विविधता में क्या होता है कि हमारे जो जंगल, रेगिस्तान, पहाड़, समुद्र, इन सब की विविधता होती, मतलब स्थल, जल या वायु। तो आप समझिए कि ये विविधता क्यों है, क्यों ज़रूरी है? सुनिए, अगर ये विविधता ना होती, जैसे कुछ जानवर या कुछ जीव ऐसे हैं जो जंगल में रहना पसंद करते हैं। अगर जंगल ना हो तो वो कहाँ रहेंगे? उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कुछ जानवर ऐसे हैं जो रेगिस्तान में रहते हैं, जैसे रेगिस्तान का ऊँट होता है, वो वहाँ के मौसम के अनुसार अपने आप को उस हिसाब से बना लेता है, उसकी क्षमता को सहन करता है। अनुकूलन, हमने पहले एडाप्टेशन के बारे में आपको पहले बताया था। उसके बाद पहाड़, कुछ इन जीव-जंतु पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, कुछ समुद्रों में रहते हैं, 70% मछलियाँ समुद्रों में निवास करती हैं। तो अगर ये पारिस्थितिक तंत्र की विविधता ना होती तो भी हमारी जैव विविधता क्या होता, खतरे में होता। तो आई होप को आपको इसके प्रकार के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं। और जैव विविधता का महत्व। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि महत्व का मतलब क्या होता है। तो महत्व का मतलब ये होता है कि इनसे हमें लाभ क्या होता है, हमारा फायदा क्या होता है। तो अपने फायदे के बारे में हम समझते हैं कि जो कई सारी जीवों की प्रजातियां हमारे इस जीवन में मौजूद हैं, सूक्ष्म जीव से लेके बड़े बड़े जीव तक, तो उनका लाभ क्या है, उनसे हमारा लाभ क्या है, कि उनसे हमें क्या फायदा होता है। तो पहली चीज होती है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक। जैसे पर्यावरण संतुलित कैसे रहता है कि एक पौधा होता है, पौधे की जड़ी मिट्टी में होती है। मिट्टी क्या करती है, पौधे की जड़ों से अपना संबंध बनाती है, जिससे पौधा खड़ा रहता है, और वो तब जाके एक उत्पादक बनता है, जिससे हमें फल, फूल, सब्जियां आदि मिलते हैं। और दूसरी चीज की इसमें हम और देखेंगे खाद्य श्रृंखला, हमारी खाद्य श्रृंखला भी बनी रहती है, इससे हमारा पर्यावरण संतुलित होता है। और जो हमारे ये होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, ये क्या करते हैं, छोटी चिड़िया इनको खाती हैं। अगर ये कीड़े मकोड़े या तिलचट्टे जैसे जीव को नहीं खाएंगे तो ये हमारी फसल को बर्बाद कर देंगे। फसल को बर्बाद करेंगे तो उससे मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। और एग्जाम्पल चाहिए तो उस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जो हमारे केंचुए होते हैं, कीट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में हमारे जैव विविधता का बहुत बड़ा लाभ है। उसके बाद मानव जीवन के लिए आवश्यक, मतलब जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि मानव की आजीविका कहीं न कहीं जंगल, वन और उनसे मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर डिपेंड है। अगर जैव विविधता ना हो तो मानव जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि उनका सारा कार्य उन्हीं से संपन्न होता है। उसके बाद जैव विविधता हमारे आर्थिक लाभ के लिए बहुत अच्छा है। कैसे, जैसे पर्यटक कहीं जगह जगह पे हमारा
वो क्या बोलते हैं उसे, टूरिज्म टूरिज्म जानते हैं ना, पर्यटक आते हैं दर्शक जगहों पर एनिमल्स को देखने, जू में आते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कई सारे जीवों का संरक्षण किया गया है, तो एक तरीके से वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। उससे हमको भारत देश को भी लाभ होता है, विदेश से भी पर्यटक आते हैं और वनों से मिलने वाले उत्पाद से हमारा व्यापार भी होता है। तो इसलिए जैव विविधता का महत्व हमारी जिंदगी में है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, अगर ये जीवों की प्रजातियों की विविधता ना हो तो हम सभी अन्य किसी के संस्कृति से परिचित नहीं हो पाएंगे। जैसे आपने पोंगल को सुना होगा, तमिलनाडु केरल के कुछ ऐसे त्योहार हैं जहाँ पे पशुओं की पूजा की जाती है और उनका अपना अपना धार्मिक महत्व होता है। उसके बाद जलवायु नियंत्रण, जलवायु को नियंत्रित करने में भी ये जैव विविधता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जलवायु नियंत्रण कैसे करता है, जैसे वन क्या करते हैं, वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, उसके बाद हमें एक फ्रेश एयर देते हैं उस हिसाब से। तो ये पांचों पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो जैव विविधता के महत्व को दर्शाते हैं। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और आप इनको अच्छे से जानते रहिए। और एक यहाँ पे लास्ट लाइन है कि हर जीव है पर्यावरण की मशीन का एक पुर्जा, कोई भी हटा तो मशीन बंद। आप मशीन के बारे में जानते हैं ना, मशीन का कोई एक पुर्जा अगर बिगड़ जाता है तो मशीन काम करना बंद कर देती है। उसी प्रकार से हमारा पर्यावरण भी बना है, परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध, परस्पर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। तो अगर इसका एक भी श्रृंखला कहीं से गड़बड़ हुआ तो पूरा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए इसको संतुलित बनाए रखने, सुरक्षित बनाए रखने के लिए मानव मनुष्य का बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान दे के अपने इस जैव विविधता का संरक्षण करेगा। तो मैंने जैव विविधता के महत्व, जैव विविधता है क्या, उसके बारे में, उसके प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को खतरे का मतलब क्या है कि हमारी जैव विविधता खतरे में पड़ी है। तो इस लाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम इस लाइन के मतलब को समझेंगे। जब कोई भी जीव, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव की विविधता, जैसे कई सारे पौधे या कई सारे जानवर जो पहले आप देखते थे अब वो नहीं दिख रहे हैं, या उनके आवास स्थल पर जब आप देखने जाते हैं तो वो दिखते नहीं हैं, तो सिंपल सा मतलब ये है कि धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो रही है, वो दिखना हमें बंद हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता खतरे में है। जैसे अगर हम आधुनिक समय में देखें तो गौरैया हमको कम दिख रही हैं, कौवे कम दिख रहे हैं, बाज कम दिखाई दे रहे हैं। आजकल आज के समय में क्या हो रहा है, खेतों में मछलियाँ बहुत कम दिख रही हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जब आपको दिखना बंद हो जाएं और जब कभी भी आप उनके आवास स्थल पर उनको खोजने जाएं तो वो वहाँ अनुपस्थित रहें, लंबे समय तक अनुपस्थित रहें, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जैव विविधता खतरे में है। तो इस लाइन का मतलब यही था कि जब कोई भी जीव, पौधे या जानवर, सूक्ष्म जीव की विविधता धीरे धीरे कम होती जा रही हो या विलुप्त होने की कगार पर हो तो हम कह सकते हैं कि जैव विविधता खतरे में है। तो आप कई सारे ऐसे जानवर का नाम भी जानते होंगे, जैसे ये गुलाबी सिंग वाली बत्तख होती है, वो भी विलुप्त हो चुकी है, और डायनासोर भी विलुप्त हो चुका है। तो कुछ ऐसे जानवर ऐसे भारत में बहुत सारे हैं जो लगभग विलुप्त हो चुके हैं। तो उनकी वजह से होता क्या है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनका नतीजा क्या है, वो सब सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जैव विविधता के मुख्य 6 खतरे। तो अगर हमारी जैव विविधता खतरे में है तो वो मुख्य खतरे किन वजह से हो रहे हैं जिससे उनकी संख्या में कमी आ रही है, उनका अपनी जगह पे मिलना मुश्किल हो जा रहा है। तो सबसे पहला खतरा होता है आवास स्थान की हानि और खंडन। आवास स्थान की हानि का मतलब आज देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई बहुत भारी मात्रा में की जा रही है, और जाहिर सी बात है कि जब पेड़ों की कटाई की जा रही है तो उनके घर छिन जाते हैं, और अगर थोड़े बहुत बढ़ते हैं तो वहाँ वो सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। अब आप मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जंगल है, अब उस जंगल को काट दिया जाए और उसमें कुछ जगह केवल सुंदरता के लिए छोड़ दिया जाए। आप सोच रहे हैं कि उसमें मतलब कोई भी जीव रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पे असुरक्षित महसूस करेंगे।
तो इस तरीके का एक बहुत ही फेमस एग्जांपल अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसकी कटाई इतनी भारी मात्रा में की जा रही है कि वहाँ पे जितनी भी जीवधारी हैं उनकी जैव विविधता में कमी देखने को मिल रही है। और अगला पॉइंट है अत्यधिक दोहन, मतलब किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करना। अब आप समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 1 महीने का आटा है, अगर आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो बहुत कम समय में ही ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अपने प्राकृतिक संसाधन का इस प्रकार से दोहन कर रहे हैं कि उनकी संख्या भारी मात्रा में कमी आ रही है और वो हमारे भविष्य की पीढ़ियों के लिए नहीं बचेगा। तो जैसे ब्लू व्हेल का अत्यधिक शिकार। अब ब्लू व्हेल एक मछली है जिसका इतनी भारी मात्रा में शिकार हो रहा है आर्थिक उद्देश्य से, जिससे क्या हो रहा है, उनकी संख्या में गिरावट और उनकी प्रजातियों में भी कमी आ रही है। तीसरा हमारा हो गया विदेशी आक्रामक प्रजातियां। भारत में कई सारी विदेशी प्रजातियों के पौधे जानवर हमारे भारत में आए हैं, उनको लगाया उगाया गया है। तो उनसे क्या नुकसान हो रहा है, वो मतलब इतने ज़्यादा आक्रामक होते हैं कि हमारे जो स्वदेशी पौधे हैं उनके हिस्से का भी भोजन वो खा डालते हैं, जिससे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने स्वदेशी पौधे खत्म हो रहे हैं। तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो लाताना कैमारा एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है, अपने स्वदेशी जीवों के भोजन का भक्षण कर लेता है, जिससे उनकी संख्या में भारी मात्रा में गिरावट आ रही है। उसके बाद प्रदूषण, आप समझ सकते हैं कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कितने सारे प्रदूषण लगभग भारत में भारी मात्रा में फैल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जैसे अगर हम जल की बात की जाए तो जलों में भारी मात्रा में कीटनाशक रसायनों का उपयोग कर दिया जा रहा है, जिससे जलीय जीव मर रहे हैं। उनसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, भारी मात्रा में प्लास्टिक समुद्रों महासागरों में फेंकी जा रही है। तो उससे क्या होता है, इस समुद्री कछुओं की मौत हो जा रही है, वो प्लास्टिक को खा करके और समुद्र में ही मर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, कहीं ना कहीं उनकी जैव विविधता भी खतरे में है, उनका जीवन भी खतरे में है। उसके बाद छठा पॉइंट हमारा है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, अब जब पेड़ों की भारी मात्रा में कटाई होगी, वनों का अत्यधिक दोहन होगा, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होगा, उससे हमारी जलवायु में भी परिवर्तन होगा। सही समय पे वर्षा नहीं होगी, लोगों को सही समय पे पानी नहीं मिल पाएगा और बहुत सारे प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हम क्या होंगी, वो उग नहीं पाएंगी। उससे क्या हो रहा है, जो हमारे बर्फीले इलाकों में रहता है लाल पांडा, उसका जीवन बहुत ही संकट में है। इससे उनकी संख्या में भारी गिरावट आ रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में क्या होता है, जो जीव एक नॉर्मल टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं, वो उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आती है, वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं, उनकी संख्या में भारी मात्रा में गिरावट आ जाती है। उसके बाद शिकार और तस्करी करना, यानी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कई ऐसे जानवर हैं जिनका शिकार किया जाता है, जैसे हाथी के दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जा रहा है। उसके बाद बाघों की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही, बाघों का शिकार, उसकी खाल का उपयोग आर्थिक मूल्यवान चीज़ों को बनाने के लिए किया जा रहा है। गैंडे की सींग का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि 6 मुख्य खतरों में हमारी जैव विविधता इतनी भयंकर रूप से संकट में पड़ी है। अब आप सोचिए कि अगर जैव विविधता इसी तरीके से खत्म होती रहेगी तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इसके नतीजे के बारे में भी जान लेते हैं। जब ये प्रक्रिया लगातार ऐसी चलती रहेगी तो आगे क्या हो सकता है। कई प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। अब जो प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी उनका मिलना दोबारा नामुमकिन है, असंभव है। और ऐसा अगर हो गया तो कहीं न कहीं हमारा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अब मान लीजिए कि एक तरीके से जंगल के सारे हिरन समाप्त हो गए, अब आप जो शिकारी जानवर है वो क्या खाएंगे, धीरे धीरे उनकी संख्या क्या होगी, कम होगी, वो मरने लगेंगे। तो इस प्रकार से अब मरेंगे तो भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होगा, इतनी भारी संख्या में मरेंगे कि अब तो गिद्धों की संख्या भी कम है, अब मार्जक भी नहीं रहे हैं तो उनका भक्षण कौन करेगा। तो इस तरीके से हमारा पारिस्थितिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा और उसका बहुत ही गहरा इफेक्ट हमारी जीवन लाइफ पे पड़ेगा, इंसानों की लाइफ पे पड़ेगा। अब मनुष्य के जीवन पे तो सीधा असर पड़ेगा। अगर जैव विविधता इसी तरीके से खतरे में पड़ती रही तो मानव जीवन मुश्किल हो जाएगा। मानव उनसे प्राप्त करने वाले लाभ नहीं अर्जित कर पाएगा, उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, उनको
जहाँ वो बैठते सोते हैं उस जगह की सामग्री बनाने के लिए सामान उन्हें नहीं मिलेगा। जलवायु टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो टेम्परेचर को सह नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो जैव विविधता के खतरे का मतलब, इसमें 6 मुख्य खतरों को आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आगे देखते हैं। अभी हमारा दूसरा पॉइंट भी अच्छे से ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी संकल्पना आई कहाँ से, ये सतत विकास वर्ड आया कहाँ से। देखिए, पूरी दुनिया में कई सारी समस्याएं पर्यावरण से रिलेटेड हुई, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। यानी सभी देश के जितने भी पर्यावरण से पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उन्होंने एक सम्मेलन किया और उसी सम्मेलन में रिपोर्ट जारी की गई। उस रिपोर्ट से ये सतत विकास नामक वर्ड आया। तो आई होप कि आपको सतत विकास कहाँ से आया समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि सतत विकास का मतलब क्या होता है। कि ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए। कहने का मतलब ये है कि आप विकास कीजिए, लेकिन उससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, और उसके साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अब वो संसाधन बचे। अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर एक कुआं है और अभी आप उस कुएं के पानी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप उस कुएं को इस तरीके से सुरक्षित बनाइए ताकि भविष्य की पीढ़ियां भी उसका उपयोग कर सकें, और उस जल को गंदा होने से बचाइए ताकि वो जल प्रदूषित ना हो। आप अपना विकास कीजिए, उपयोग कीजिए, और वो जल भी गंदा ना हो और भविष्य के लिए बचे। तो मेन कहने का मतलब यही है कि अगर भारत अपना विकास कर रहा है तो ठीक है, वो वनों की कटाई करे, लेकिन इतनी मात्रा में कटाई करें जितने से कि उसका विकास हो जाए और पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचे। तो पहले तो आपको सतत विकास का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। स्तंभ का मतलब ये होता है कि जिनके आधार पे इस सिद्धांत को लागू किया जाता है, इस संकल्पना को चलाई जाती है। तो पहला सिद्धांत है पर्यावरणीय सिद्धांत, कि मतलब अगर पर्यावरण को हमको सुरक्षित रखना है, इसमें तीनों में संतुलन होना चाहिए। पर्यावरण में संतुलन होना चाहिए, समाज में भी संतुलन होना चाहिए और आर्थिक चीज़ों में भी संतुलन होना चाहिए। अगर आप तीनों में संतुलन करके विकास कर रहे हैं तो समझिए कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आप किसी भी संसाधन का सीमित उपयोग करें, मतलब विवेक उपयोग करें। आपको जितनी ज़रूरत हो बस उतना उपयोग करें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो असमानता आएगी, चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद हमारी पर्यावरण का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए पर्यावरणीय सिद्धांत में क्या होता है, पर्यावरण की कोई भी चीज़ का उपयोग हम बहुत सीमित रूप में करेंगे। दूसरा है सामाजिक का मतलब हर व्यक्ति को बराबर मौका मिले। अगर कोई सामूहिक वृक्षारोपण कर रहा है तो उस वृक्ष को, जब वो वृक्ष बड़ा हो जाता है तो अपनी ज़रूरत का सामान लेने का हर किसी को अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई जो बड़ा है उसी को सारी चीज़ें मिले और किसी को मिले ही ना। तो सामाजिक सिद्धांत क्या कहता है कि आप हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए, रोजगार का, अवसर का, लाभ कमाने का। और तीसरी चीज़ है आर्थिक सिद्धांत क्या कहता है, ऐसा आर्थिक विकास हो जो लंबे समय तक लाभदायक हो। कहने का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कोई कारखाना बना रहे हैं, कोई ऐसा कारखाना बना रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, प्रदूषण की मात्रा कम हो रही है और लोग लंबे समय तक रोजगार भी पा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कुछ महीनों के बाद कारखाने बंद हो जाएंगे, उनको आजीविका का साधन मिल रहा है। तो एक तरीके से ये आपका आर्थिक सिद्धांत कहता है। और तीनों सिद्धांत में बिल्कुल संतुलन होना जरूरी है। अगर तीनों संतुलन रहेंगे तभी हमारा सतत विकास होगा। अब आगे देखते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या कहता है। तो जो हमारा इसके कुछ बड़े बड़े सिद्धांत भी हैं, तो उन सिद्धांतों के बारे में सारी ऊपर वाला जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो सारे स्तंभ हैं। स्तंभ का मतलब पिलर, जिस पे हमारा सतत विकास होता है। अब हम देखते हैं सिद्धांत। तो इसमें पीढ़ियों की बीच समानता,
पीढ़ियों की भी समानता का मतलब आप इस समय में जिन भी चीज़ों वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं वो भविष्य के लिए भी बचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने लालच के लिए उसका क्या कर रहे हैं, दोहन किए जा रहे हैं। दूसरी चीज़ सावधानी का सिद्धांत। सावधानी का सिद्धांत का मतलब कोई भी प्राकृतिक संसाधन का यूज़ आप विवेकपूर्वक करेंगे। यानी जितनी में हमारी चीज़ें हो जा रही हैं, जितनी में हमारा घर बन जा रहा है उतनी ही पेड़ हम काटेंगे। उसके बाद प्रदूषण कर्ता भुगतान सिद्धांत ये कहता है कि जो देश जितना ज़्यादा प्रदूषण करेगा वो उतना ज़्यादा भुगतान करेगा। अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा कारखाने लगाए जा रहे हैं तो वही देश वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में वृक्षारोपण करेगा। तो ये सिद्धांत हमारा ये कहता है। सिद्धांत संसाधनों का सतत उपयोग। सतत उपयोग का मतलब कि आप उसका लगातार उपयोग ना करिए। जैसे एक बार आपने अपना विकास करना शुरू कर दिया तो कंटिन्यू आप विकास करते रहें। आप वृक्षों की कटाई अंधाधुंध कर रहे हैं। आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा मतलब एक तरीके से अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आप समझ रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र हमारा बिगड़ जाएगा और हमारा जो सतत विकास के स्तंभ है वो असंतुलित हो जाएंगे। विकास और पर्यावरण संतुलन मतलब आप विकास कीजिए लेकिन पर्यावरण के साथ कोई समझौता किए बिना, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो, आप अपना विकास कीजिए और ऐसा करना पॉसिबल है, संभव है। कई सारे देश ऐसा करते भी हैं। अब देखते हैं कि मुख्य गोल एसडीजी क्या होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल। तो कुल मिला के 17 गोल्स ऐसे हैं और ये गोल्स बनाए क्यों गए हैं, इस गोल्स को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहली चीज़ है कि दुनिया में हर साल बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, उनका सलूशन ढूंढने के लिए हमारे पास ये गोल्स बनाए गए हैं और उसके साथ भविष्य की पीढ़ियाँ भी सुरक्षित रहें उसके लिए गोल्स बनाया गया है। उसके बाद सभी को बराबर अधिकार मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो कुल 17 गोल्स ऐसे हैं कि 2030 तक हमको इस गोल को पूरा कर लेना है। जैसे नो पॉवर्टी, भारत देश में कोई गरीब न रहे, जीरो हंगर, भूखमरी भी समाप्त रहे, अच्छा स्वास्थ्य और लोग लंबी आयु क्या करें जीवन जिएं। उसके बाद उनको अच्छी शिक्षा मिले। उसके बाद लिंग में असमानता ना हो कि महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिया जाए। उसके बाद क्लीन वाटर है, सस्टेनेबल मतलब साफ़ सफाई और स्वच्छता। ऐसे कुल मिला के 17 गोल्स हैं, हमको उतना डीपली में नहीं जाना है। तो आपका जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। अब हम कल अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।